हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमारी सीटेट 2023-2024 जिसका आपका एग्ज़ाम 21 जनवरी को होने वाला है 2024 में, उसके लिए सीडीपी की थ्योरी क्लास चल रही है। जो सीडीपी है वो इसमें आपको बिल्कुल कंप्लीट कराई जाएगी। सीडीपी प्लस पेडागोजी है जो आपको बहुत जल्दी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपके जितने भी पीवाईक्यू हैं वो सारे कंप्लीट करा दिए जाएंगे, प्लस मॉक टेस्ट आपके कंप्लीट करा दिए जाएंगे। और उसके बाद आपकी पेपर सेकंड के लिए जो एसएसटी है और पेपर फर्स्ट के लिए जो ईवीएस की क्लासेज हैं वो सारी थ्योरी प्लस पीवाईक्यू के थ्रू कंप्लीट करा दी जाएंगी। तो आज हम आपको सीडीपी में प्लस पेडागोजी की जो क्लास है उसमें सीडीपी में पढ़ाने वाले हैं जीन पियाजे। जो जीन पियाजे हैं सीटेट के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। ये ऐसे करेक्टर हैं जो कि सीटेट में 2 से 3 मार्क्स के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों में ही यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो जीन पियाजे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो सीटेट का एग्जाम है उसमें आपके जीन पियाजे हैं, कोहलबर्ग हैं, वाइगोत्स्की हैं, इन सभी से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। तो जीन पियाजे एक इंपॉर्टेंट करेक्टर हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछे ही जाते हैं। तो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं जीन पियाजे की थ्योरी से। अब सबसे पहले बात करते हैं जो जीन पियाजे हैं वो कौन है और उनके जो सिद्धांत का नाम है वो क्या है। तो जो जीन पियाजे हैं इनके सिद्धांत को बोला जाता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। जो जीन पियाजे का सिद्धांत है उसका नाम है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, यानी कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जीन पियाजे का जो सिद्धांत है उसका नाम है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, जिसको बोला जाता है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जो जीन पियाजे हैं, जो कि ये दिख रहे हैं, जो जीन पियाजे हैं ये एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे। स्विस का मतलब होता है जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। जीन पियाजे हैं ये स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। और इनकी थ्योरी कौन सी है? इनकी थ्योरी है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। यानी कि जो जीन पियाजे हैं ये स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे और इनकी थ्योरी का नाम है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। तो जीन पियाजे एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने मानव विकास के समस्त पहलुओं को क्रमबद्ध तरीके से उजागर किया था। यानी कि जो मनुष्य का जीवन है उसके जितने भी पहलू हैं उन्हें एक सीक्वेंस में बताने की कोशिश की है कि एक बालक का विकास किस प्रकार से होता है और वो किस प्रकार से चीजों को समझता है, जिसे हम जीन पियाजे की थ्योरी या जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के नाम से जानते हैं। यानी इनकी थ्योरी को संज्ञानात्मक विकास के नाम से जानते हैं। इन्होंने अपनी थ्योरी में बताया है कि बालक का संज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होता है और उसके विकास के क्या क्या स्तर होते हैं। यानी कि जो जीन पियाजे हैं इनकी थ्योरी का नाम है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। इस थ्योरी में इन्होंने बताया है कि जो बालक का विकास होता है, विकास का जो संज्ञानात्मक तरीके होते हैं वो किस प्रकार से बालक का विकास होता है और उसके कौन कौन से स्टेजेस होते हैं, यानी विकास के कौन कौन से स्तर होते हैं जहां पर बालक का विकास होता है और वो चीजों को समझता जाता है, किन किन स्टेजेस में क्या क्या चीजें सीखता है। तो सबसे पहले बात करते हैं संज्ञानात्मक विकास के प्रत्यय के बारे में, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो इसमें इन्होंने 3 वर्ड का बहुत ज्यादा, यानी 3 से 4 वर्ड का बहुत ज्यादा यूज किया है। सबसे पहला जो वर्ड है, कई बार सीटेट के एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जैसे अनुकूलन किसे कहते हैं, आत्मसातीकरण किसे कहते हैं, विकेंद्रण किसे कहते हैं, इन वर्डों का यूज किसके द्वारा किया गया है, तो ये सारी चीजें पूछ ली जाती हैं। तो सबसे पहले जो हम कंप्लीट करने वाले हैं कस्टमाइजेशन को कंप्लीट करेंगे, जिसे बोला जाता है अनुकूलन। अनुकूलन क्या होता है? अनुकूलन का अर्थ होता है समाज का वातावरण देखते हुए उसमें खुद को ढालने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना, जिससे उस समाज में रहने के लिए मदद मिल सके। अर्थात किसी समूह को अपनाने के लिए, उनके विचारों को अपनाने के लिए अपने विचारों का त्याग करना, जिससे उस समूह को ज्वाइन करने में सहायता मिलती है। उदाहरण देख सकते हैं, जैसा देश वैसा वेश। अब इसे हम आसान शब्दों में समझते हैं। जो अनुकूलन होता है उसका अर्थ होता है कि किसी भी चीज को हम इस प्रकार से ग्रहण कर लें, इस प्रकार से सीख लें कि उसके द्वारा हम जिस समाज में रह रहे हैं खुद को उसके अकॉर्डिंग ढाल लें। यानी चीजों को इस प्रकार से सीख लें कि हमें ये लगने लगे कि हम खुद को उस चीज के अकॉर्डिंग ढाल पाए हैं, उस समाज की तरह से हो जाएं। यानी कि हमने एक प्रकार से जैसा देश है वैसा भेष, यानी कि हमने एक दूसरे में सामंजस्य बिठा लिया है। जैसी यहाँ की सोसाइटी है, जैसा यहाँ का कल्चर है, हम उसके अकॉर्डिंग ही खुद को ढाल लेते हैं, खुद को वैसा ही बना लेते हैं। जैसे इंडिया में रहने वाले लोगों का पहनावा क्या होता है, खान पान क्या होता है,
फिर इंडिया के अंदर हम देखते हैं, जैसे हम यूपी में हैं, यूपी में लोगों का खान पान क्या है, पहनावा क्या है, वो लोग किस प्रकार से रहते हैं, किस ढंग से बात करते हैं, खुद को उसी तरीके से ढाल लेना, खुद को उन्हीं के तरीके का बना लेना, इसे बोला जाता है अनुकूलन। यानी कि खुद को, यानी जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग खुद को ढाल लेना या खुद को बना लेना अनुकूलन कहलाता है। उसके बाद बात करते हैं आत्मसातीकरण की। आत्मसातीकरण यानी एसिमुलेशन जो होता है वो किसे कहते हैं? अनुकूलन का मतलब होता है खुद को उसी के अकॉर्डिंग ढाल लेना, जैसा कि हमारा समाज है, जैसी कि हमारी सोसाइटी है। उसके बाद है एसिमुलेशन क्या होता है, आत्मसातीकरण क्या होता है? इसमें बच्चा अपने पुराने यानी कि पूर्व ज्ञान की सहायता से नए ज्ञान का अर्जन करता है। जैसे कि बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो उसे बाइक सीखने में मदद मिलती है। आत्मसातीकरण का मतलब होता है जैसे कि जो चीजें बालक ने अपने पूर्व में सीख रखी है, यानी पहले जिन चीजों को सीख रखा है उसके बाद से उन्हीं की हेल्प से खुद में चेंज कर लेना। यानी कि एक बच्चे ने साइकिल चलानी सीखी, उसके बाद में उसी साइकिल के अकॉर्डिंग धीरे धीरे वह बाइक को संभालना सीख जाता है, उसके बाद धीरे धीरे बाइक को चलाना सीख जाता है। यानी कि किसी भी पुरानी चीज को लेके नई चीज में परिवर्तन कर लेना, नई चीज में चेंज कर लेना क्या कहलाता है? आत्मसातीकरण कहलाता है। जैसे कि कोई भी चीज हमने पहले सीखी थी और उसी का यूज करके हम दूसरी चीज सीखते हैं। जैसे कि हमने छोटे बच्चे के अकॉर्डिंग सोच लेते हैं, हमने सबसे पहले आ से अनार पढ़ना सीखा और उसके बाद में जब हम आ से अनार पढ़ना बहुत अच्छे से सीख जाते हैं तो धीरे धीरे जैसे हमने पहले सीखा कि ये छोटा आ है, ये बड़ा आ है, उसके बाद में जब हमें सारे शब्दों का बहुत अच्छे से ज्ञान हो गया उसके बाद में इन्हीं से शब्द बनाना सीख लेते हैं। जैसे कि चक है, मन है, यानी कि इन्हीं वर्णमालाओं को पहले सीखने के बाद, इन्हीं वर्णों को पहले सीखने के बाद में और उन्हीं के द्वारा हम कोई भी शब्द बनाना सीख लेते हैं कि खुद को उन्हीं चीज़ों के अकॉर्डिंग, यानी खुद को चेंज कर लेते हैं। उन्हीं नई पुरानी चीज़ को देख के नई चीज़ को चेंज कर लेना क्या कहलाता है? आत्मसातीकरण कहलाता है। और जो अनुकूलन होता है वो क्या कहलाता है? जैसी जगह है खुद को उसी के अकॉर्डिंग ढाल लेना और उन्हीं चीज़ों में परिवर्तन कर लेना आत्मसातीकरण है। उसके बाद है विकेंद्रण। विकेंद्रण किसे कहते हैं? इसमें बच्चा वास्तविकता का चिंतन करता है। जैसे बच्चे को कोई खिलौना दिया जाता है तो वह सोचता है कि ये कैसे बना होगा और उसका उपयोग कैसे होता होगा, कई प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। विकेंद्रण को हम एक बहुत ही नॉर्मल लैंग्वेज में सीखते हैं कि जैसे कि बच्चे को कोई भी टॉयज दे दिया गया, इसमें बच्चा क्या होता है? उस चीज की वास्तविकता को पता लगाने की कोशिश करता है। छोटे बच्चे को, यानी कि 2 से 3 साल का बच्चा है या 4 से 5 साल का बच्चा है, उसे हम कोई भी खिलौना देते हैं तो बच्चा जिस एज का है, यानी जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, जैसे जो चीजें उसके सामने होती है, प्रत्यक्ष रूप में होती है, उन चीजों को अगर बच्चा देखता है तो उसके बारे में उसके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन डेवलप हो जाते हैं। क्वेश्चन जैसे कि कोई भी खिलौना उसको दिया गया, उसके बाद वो सोचता है ये कैसे बना होगा, इसमें जो लगे हुए हैं यानी कि इसमें लगने वाले पहिए कैसे बने होंगे, इसमें चाबी किस प्रकार से चलती है, यानी उस चीज के बारे में कई सारे क्वेश्चन कर लेना। आकाश में चंद्रमा है, ये इतनी दूर क्यों है, ये ऐसे क्यों चमकता है, इसके पास लाइट कैसे पहुंचती है, तारे हैं आसमान में, उन तक लाइट कैसे पहुंचती है, ये रात में ही क्यों चमकते हैं, दिन में क्यों नहीं चमकते, ऐसे क्वेश्चन बच्चे के मन में आ जाते हैं। तो इसे किसे बोलते हैं? विकेंद्रण। यानी कि मूर्त चीजों को देख के जो बालक है वो चिंतन करने लगता है, तर्क वितर्क करने लगता है, वास्तविकता को जानने की कोशिश करता है, वो क्या कहलाता है? विकेंद्रण कहलाता है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं आत्मसातीकरण। इसमें बच्चा, यानी जी जो आत्मसातीकरण इसे अभी हमने पढ़ा था, जैसे कि इसमें बच्चा अपने पूर्व ज्ञान की सहायता से नए ज्ञान का अर्जन करता है। जैसे बच्चा के साइकिल चलाना सीखता है और उसे बाइक चलाना सीखने में मदद मिलती है। यानी एक बच्चा है अपने पूर्व ज्ञान के द्वारा ही नए ज्ञान को सीखने की कोशिश करता है, जो उसने पूर्व में सीखा है उसी के अकॉर्डिंग वह नई चीज को सीखता है। उसके बाद बात करते हैं साम्य धारणा की, यानी कंसेप्शन किसे कहते हैं? साम्य धारणा है उसे कंसेप्शन किसे कहते हैं? इसमें बच्चा आत्मसात और समायोजन के मध्य संतुलन स्थापित करता है। साम्य धारणा का मतलब होता है जो भी, जैसे अनुकूलन और आत्मसातीकरण, यानी खुद को बच्चे ने किसी चीज के अकॉर्डिंग ढाला, उसके बाद उसमें परिवर्तन कर लिया, इन दोनों के बीच में जब बच्चा बैलेंस बनाकर चलता है उसको बोला जाता है साम्य धारणा। यानी आत्मसातीकरण और समायोजन के मध्य जब बच्चा संतुलन स्थापित कर लेता है तो उसको बोला जाता है साम्य धारणा। जैसे अनुकूलन और आत्मसातीकरण है, इन दोनों को अगर इक्वलिटी में बैलेंस करना है तो उसको बोला जाएगा साम्य धारणा। उसके बाद है स्कीमा। स्कीमा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्कीमा में एक ना एक क्वेश्चन जीन पियाजे से पूछ लिया जाता है। इसमें पूछा जाता है जो स्कीमा होता है उस शब्द का प्रयोग किसने किया, तो स्कीमा शब्द का प्रयोग किसने किया है? जीन पियाजे जी ने किया है।
स्कीमा कहते किसको हैं? तो इसमें बच्चा अनुभव के आधार पर जो भी ज्ञान अर्जित करता है वो सभी संगठित होते रहते हैं, जिसे हम प्रीवियस नॉलेज भी कहते हैं। स्कीमा का मतलब होता है कि बच्चे ने जो भी चीजें समझी हैं, जो भी चीजें अभी तक सीखी हैं, उन सभी का कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बना लेना। किसी भी चीज का कॉन्सेप्ट बना लेना, यानी किसी भी चीज के बारे में विचार अपने दिमाग में सेट कर लेना, ये चीज क्या कहलाती है? स्कीमा कहलाती है। इसे क्या बोला जाता है? स्कीमा कहते हैं। यानी बच्चे ने जो भी चीजें सीखी हैं, जो भी चीजें समझी हैं, उन सभी का कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में स्थापित हो जाना क्या कहलाता है? स्कीमा कहलाता है। जैसे कि इसे प्रीवियस नॉलेज भी कहते हैं, यानी बच्चे ने जो भी कोई भी चीज पूर्व में सीखी है और उसे अभी तक याद है, उसके दिमाग में वो चीज अभी तक संचित है, तो वो उसके किस में संचित है? यानी कि एक चीज की मेमोरी बनी हुई है, उसका कॉन्सेप्ट है, वो उसके दिमाग में बना हुआ है, तो उसे बोला जाता है स्कीमा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। पूछा जाता है जीन पियाजे जी ने अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में कितनी स्टेजेस बताई हैं? तो 4 स्टेजेस बताई हैं। कौन कौन सी है? एक है संवेदी पेशीय अवस्था, जिसे सेंसरी मोटर स्टेज बोला जाता है। इस अवस्था का टाइम पीरियड कितना होता है? जन्म से लेकर 2 वर्ष तक इसकी टाइम पीरियड होती है, जिसे सबसे पहली अवस्था है संवेदी पेशीय अवस्था। उसके बाद उनकी सेकेंड अवस्था का नाम है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे बोला जाता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 2 से 7 वर्ष का पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। उसके बाद है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इसका टाइम पीरियड होता है 7 से 12 वर्ष। उसके बाद जो 4th स्टेज होती है उसका नाम होता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे बोला जाता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इसका टाइम पीरियड होता है 12 से 15 वर्ष। तो जीन पियाजे जी ने ये 4 अवस्थाएं बताई हैं। अपनी जो जीन पियाजे ने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, इसमें 4 अवस्थाएं बताई हैं। एक है संवेदी पेशीय अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इनके टाइम पीरियड क्या है? जो सेंसरी मोटर स्टेज है, इसको जन्म से लेकर 2 वर्ष तक है। प्री ऑपरेशनल है, ये है 2 से 7 वर्ष तक। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है, ये है 7 से 12 वर्ष तक। और फॉर्मल ऑपरेशनल है, ये है 12 से 15 वर्ष तक। अब इनकी थ्योरी क्या क्या है, किस अवस्था में बालक किस प्रकार से विकास करता है, उनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहली जो स्टेज है, जिसे बोला जाता है संवेदी पेशीय अवस्था, यानी सेंसरी मोटर स्टेज, इसमें बालक किस प्रकार से सीखता है? तो इसका जो टाइम पीरियड होता है जन्म से 2 वर्ष, यानी इसमें बच्चा जब पैदा होता है उससे लेके 2 वर्ष तक बच्चा क्या क्या चीजें सीखता है। तो इस अवस्था में बालक केवल अपनी संवेदनाओं और शारीरिक क्रियाओं की सहायता से ज्ञान अर्जित करता है। यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद से लेके 2 वर्ष तक जो बच्चा होता है वो केवल इस प्रकार से अध्ययन करता है कि बच्चा केवल अपनी शारीरिक क्रियाओं के द्वारा, यानी कि जैसे उसको भूख लगी है तो वो केवल अपनी माँ को रो के बता सकता है, तो माँ अंदाजा लगा सकती है कि बच्चा रो रहा है तो इसे भूख लगी होगी। या बच्चे की जो सूसू पॉटी भी होती है वो भी माँ बाप पर डिपेंड रहती है। तो बालक की जो संवेदना और जो शारीरिक क्रियाएं हैं उन्हीं की सहायता से हर चीज को बताता है या उसी प्रकार से वर्क करता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके भीतर सहज क्रियाएं यानी रिफ्लेक्सेस होती हैं। इन सहज क्रियाओं और ज्ञानेंद्रियों की सहायता से जो बच्चा है वो ध्वनियों, स्पर्श, रसों, गंधों का अनुभव प्राप्त करता है और इन्हीं अनुभवों की पुनरावृत्ति के कारण वातावरण में उपस्थित उद्दीपकों की कुल विशेषताओं से परिचित होता है। यानी एक प्रकार से हम सरल शब्दों में समझ सकते हैं कि जो सेंसरी मोटर स्टेज होती है इसका टाइम पीरियड होता है जन्म से 2 वर्ष तक। इसमें बालक केवल अपनी शारीरिक क्रियाओं के द्वारा ही अपनी चीज़ों को माँ बाप को बता पाता है। जैसे कि उसे कोई भी कार्य करना है तो वो रो के, हंस के, यानी कि संवेदनाओं के माध्यम से बता सकता है। इसमें बालक को जो भी चीज़ें होती हैं उन्हें अपनी ज्ञानेंद्रियों की सहायता से उनकी जैसे ध्वनियाँ हैं, स्पर्श है, रस है, गंध है, इनके ही अंदाजे से बच्चे की जो जितनी भी कार्य होती हैं, जितनी भी कार्य प्रणाली होती है वो सारी चीज़ें चलती हैं। जैसे कि अगर कोई उसको हल्का सा डांटता है तो वो रो के बता सकता है कि मान लो उसे जैसे गुस्सा आ रही है तो वो बहुत तेज रोने लगता है, या बच्चे को भूख लग रही है तो वो रोने लगता है, उसे लगता है कि कोई उसे बहुत प्यार से खिला रहा है तो वो हंसने लगता है। यानी कि वो केवल शारीरिक क्रियाओं, ज्ञानेंद्रियों की सहायता से ही पूरा जो 0 से 2 वर्ष तक की जो एज होती है उसमें रहता है। उसके बाद जो सेकंड अवस्था होती है उसको बोला जाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है इसके 2 पार्ट है। 2 पार्ट कैसे है? एक है पूर्व संप्रत्यात्मक काल, यानी कि ये भी यहाँ से भी 2 चीजें पूछ ली जाती हैं, पूर्व संप्रत्यात्मक काल और दूसरा है अंतः प्रज्ञा काल। यानी कि जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है इसमें जो 2 से 7 वर्ष है तो इसमें क्या होता है 2 से 4 वर्ष तक तो बच्चा एक प्रकार से वर्क करता है और 4 से 7 वर्ष तक बच्चा एक प्रकार से वर्क करता है।
तो जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है, इस अवस्था में बालक स्व केंद्रित व स्वार्थी न होकर दूसरों के संपर्क से ज्ञान अर्जित करता है। अब वह खेल, अनुकरण, चित्र निर्माण तथा भाषा के माध्यम से वस्तुओं की जानकारी अधिकाधिक बढ़ाता है। यानी कि जो बच्चा होता है वो किसी भी चीज का, किसी भी टाइप के खेल खेलता है, किसी को भी अनुकरण यानी कि कोई भी उसके सामने जो कार्य कर रहा है उन चीजों का अनुकरण करके सीखता है। 2 से 7 वर्ष का बच्चा होता है, जैसे उसके सामने जो भी क्रियाएं आप करते हैं वो एक प्रकार से उनको एक्सेप्ट करके यानी उनको अनुकरण करके इमिटेशन के माध्यम से चीजों को सीखने लगता है। धीरे धीरे वह प्रतीकों को ग्रहण करता है, किंतु किसी भी कार्य का क्या संबंध होता है, क्या तार्किक चिंतन के प्रति अनभिज्ञ रहता है। यानी कि जो बच्चा होता है इसमें किसी भी प्रकार का तार्किक चिंतन नहीं पाया जाता है, वह केवल उनके द्वारा किए गए कार्यों को एक प्रकार से समझ पाता है। इस अवस्था में अनुकरणशीलता पाई जाती है, यानी कि एक दूसरे का अनुकरण करता रहता है। इस अवस्था में बालक के अनुकरणों में परिपक्वता आ जाती है, यानी कि बालक के सामने जो चीजें हो रही हैं, जैसे कि अगर कोई खेल खेल रहा है तो वह उसे देख के खेल खेलने लगेगा, कोई पढ़ रहा है तो बच्चा कॉपी पेन लेके बैठ जाएगा, मतलब चीजों का अनुकरण करने लगता है। कोई उसके सामने किस प्रकार से बोल रहा है, तो ये सारी चीजें किस में आएंगी, प्री ऑपरेशनल स्टेज में। इसमें क्या होता है, जो पूर्व संप्रत्यात्मक काल होता है, इसमें क्या होता है, बच्चा 2 से 4 वर्ष का होता है। इसमें पूर्व प्रत्यात्मक काल यानी कि लगभग 2 से 4 वर्ष तक चलता है। इसमें बालक संकेत तथा चिन्ह के मस्तिष्क को ग्रहण करता है, यानी कि इसमें क्या होता है, बच्चे संकेतों के माध्यम से चीजों को सीखता रहता है। बालक निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझता है। जैसे कि एक बालक को, जब वो बालक 2 से 4 वर्ष की एज में लगभग होता है, तो जैसे कि एक बालक जमीन पे गिर गया तो वो क्या करता है, जैसे अगर वो बहुत तेज रोने लग गया तो हम लोग क्या करते हैं, जमीन को मार देते हैं कि लो हमने जमीन की पिटाई कर दी। तो बालक को लगता है, वो क्या होता है, उसे निर्जीव चीजें भी सजीव लगती हैं कि, तो वो एक प्रकार से चुप होने की कोशिश करता है कि हाँ चलो अब इसकी पिटाई हो गई तो अब हम चुप हो सकते हैं। इस प्रकार का बच्चा होता है, वो आत्म केंद्रित हो जाता है। बालक संकेतों और भाषा का विकास तेज होने लगता है। 2 वर्ष का बालक 1 या 2 शब्द या वाक्य बोल लेता है, जबकि 3 वर्ष का बालक 8 से 10 शब्द या वाक्य बोल लेता है। कई बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, 2 से 3 वर्ष का बालक लगभग कितने शब्दों को बोल सकता है, तो 8 से 10 शब्दों को बोल सकता है। अंतः प्रज्ञा काल क्या होता है, इसकी जो टाइम पीरियड होता है ये 4 से 7 वर्ष का होता है। बालक छोटी छोटी गणनाओं जैसे जोड़ घटाना आदि को सीख लेता है, संख्या प्रयोग करने लगता है, इसको क्रमबद्ध तर्क नहीं होता है। यानी कि जो 4 से 7 वर्ष का बच्चा होता है, एक प्रकार से वो स्कूल जाने लगता है, छोटे छोटे प्लस करने लगता है, यानी कि जैसे 2 और 2 कितने होते हैं, 4 और 5 कितने होते हैं, यानी इस प्रकार के जो ऐड होते हैं उन्हें करने लगता है। छोटी छोटी शब्दों को एक प्रकार से जोड़ के पढ़ने की कोशिश करता है। इसमें क्या करता है, संख्या प्रयोग करने लगता है। इसमें क्रमबद्ध तर्क नहीं होता है। बालक में जो क्रमबद्ध रूप से एकदम मतलब तर्क वितर्क करता है तो नॉर्मल वाले करता है, बहुत ज्यादा ऐसे बड़े लोगों की तरह जो औपचारिक अवस्था होती है उस प्रकार से तर्क वितर्क नहीं कर पाता है। उसके बाद 3rd नंबर पर आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, इसमें क्या होता है, बालक 7 से 12 वर्ष की एज में आ जाता है। इस अवस्था में बालक विद्यालय जाना प्रारंभ कर लेता है और वस्तुओं और घटनाओं के बीच में समानता और भिन्नता की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। इस एज में क्या होता है, बालक है जो विद्यालय जाना स्टार्ट कर देता है और इसमें उसमें चीज़ों के बारे में भिन्नता करने की जो प्रेरणा होती है, भिन्नता करने की जो कार्य क्षमता होती है उसमें वृद्धि हो जाती है। जैसे एक बालक को हम दूध के 2 ग्लास दिखाते हैं, एक ग्लास है जो कि पतला है लेकिन उसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, एक ग्लास है वो चौड़ा है लेकिन इसकी हाइट बहुत कम है। तो बालक को जो ये वाला ग्लास है उसमें बालक को लगेगा चीज़ कम बनेगी क्योंकि इसकी हाइट बहुत कम है, और उसके बाद में जो ये लंबा ग्लास है उसको लगेगा कि इसमें जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा है। यानी इस प्रकार के जो डिफरेंसेस होते हैं ये 2 से 4 वर्ष की अवस्था तक जब बालक होता है तो वो नहीं कर पाता है, उसको लगता है इसी में चीज़ें ज़्यादा हैं। और जब बालक थोड़ी सी बड़ा हो जाता है, जब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाता है तो बालक को इन सभी चीज़ों के बीच में डिफरेंसेस करने आ जाते हैं। इस अवस्था में बालकों में संख्या बोध हो जाता है, वर्गीकरण करना आ जाता है, यानी चीज़ों के बीच में जो वर्गीकरण होता है वो करना आ जाता है, क्रम अनुसार व्यवस्था करनी आ जाती है, चीज़ों को सीक्वेंस में लगाना आ जाता है, छोटी चीज़ पहले उसके बाद बड़ी उसके बाद बड़ी, इस प्रकार से आ जाता है। किसी भी वस्तु और व्यक्ति के बीच में पारस्परिक संबंध का ज्ञान हो जाता है, यानी कि उसे ये चीज़ पता चल जाती है ये हमारे फैमिली मेम्बर हैं, इनके साथ हमें कैसा बिहेव करना है, इनके साथ हमें कहीं जाना आना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, यानी जो पारस्परिक संबंध होते हैं उनके बीच में भेद करना या उनके बारे में ज्ञान प्राप्त हो जाता है। वह तर्क कर सकता है। संक्षेप में वह अपने चारों ओर के पर्यावरण के साथ
अनुकूलन करने के लिए अनेक नियमों को सीख लेता है। जब बालक 7 से 12 वर्ष की एज में होता है तो वो जिस सोसाइटी में रह रहा है, जिस पर्यावरण में, जिस वातावरण में रह रहा है, उसके साथ में वो अनुकूलन करना सीख जाता है, यानी खुद को उसके अकॉर्डिंग ढालना सीख जाता है और चीज़ों के बारे में कई तर्क वितर्क करने लगता है और इन सभी चीज़ों के लिए नियम सीख लेता है। उसके बाद लास्ट स्टेज जो बताई है उसे बोला जाता है औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जीन पियाजे की जो सबसे अंतिम अवस्था है उसका नाम है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, किसी भी प्रकार से कह सकते हैं। इसका जो टाइम पीरियड होता है 12 से 15 वर्ष होता है, यानी बच्चा लगभग किशोरावस्था में प्रवेश कर जाता है। यह अवस्था 12 वर्ष के बाद की होती है। इस अवस्था की विशेषताएं निम्न होती हैं। कौन कौन सी विशेषता होती है? जब बालक 12 से 15 वर्ष की एज में होता है तो वह तार्किक क्षमता करने लगता है, यानी जो तार्किक चिंतन है उसकी क्षमता उसमें विकसित हो जाती है। बालक चीजों के बारे में तर्क वितर्क करना सीख जाता है। पहले जैसे मूर्त चीजों के बारे में तर्क वितर्क करता है, अब बालक जो तर्क करना सीखता है वो अमूर्त चीजें, यानी जो चीजें उसके सामने नहीं है उनके बारे में भी जानकारी हासिल करने की कोशिश करता है। समस्या समाधान की क्षमता का विकास हो जाता है। बालक के सामने अगर हमें कोई भी समस्या आ जाती है तो उसके समाधान के बारे में उसे सोचना स्टार्ट कर देता है। उनकी जो समाधान करने की जो उसमें क्षमता होती है उसका विकास हो जाता है। वास्तविक और अवास्तविक में अंतर समझने की क्षमता का विकास हो जाता है। कौन सी चीज रियल में हो सकती है और कौन सी रियल में नहीं हो सकती, इस प्रकार का जो डेवलपमेंट होता है वो भी हो जाता है। वास्तविक अनुभवों को काल्पनिक परिस्थितियों में ढालने की क्षमता का विकास हो जाता है। उसके बाद एक परिकल्पना विकसित करने की क्षमता का विकास हो जाता है। विसंगतियों के संबंध में विचार करने की क्षमता का विकास हो जाता है, यानी कि इस एज में बालक जो होता है उसमें जो विसंगतियों के संबंध होते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में भी तर्क वितर्क करना शुरू कर देता है। इन सभी की जो विचार, यानी ये ठीक रहेंगे हमारे लिए या नहीं रहेंगे, इस प्रकार की क्षमता का भी विकास हो जाता है। यानी एक प्रकार से जो बच्चा होता है वो अडल्ट एज में आ जाता है और उसमें कई प्रकार की चीज़ों, यानी नए नए जो चेंजेस होते हैं वो होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जीन पियाजे से रिलेटेड थ्योरी, जो कि आपके एग्जाम के लिए 2 या 3 मार्क्स जरूर लेके आ जाती है। इसमें कई बार जो सीटेट के एग्जाम में पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीमा से पूछ लिए जाते हैं, आत्मसातीकरण अनुकूलन से पूछ लिए जाते हैं, जीन पियाजे की थ्योरी का नाम पूछ लिया जाता है, जीन पियाजे ने अपनी थ्योरी में कितनी स्टेजेस बताई हैं उनके बारे में पूछ लिया जाता है, औपचारिक अवस्था में बालक क्या क्या कर सकता है, एक बालक को जब 8 से 10 शब्द बोल सकता है बालक तब उसकी एज क्या रही होगी। यानी इस प्रकार के क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, जो कि अभी तक जो प्रीवियस में जितने भी क्वेश्चन पेपर हो चुके हैं या जितने भी एग्जाम हो चुके हैं उनमें लगभग यहीं से क्वेश्चन आते हैं। आई होप ये थ्योरी है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी और आपकी समझ में भी बहुत अच्छे से आ गई होगी। आज के लिए हमारी इस थ्योरी की क्लास में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।